स्क्रीन शेयर हो गया? हो रही है सर। हो रही है। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था। कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बताओ भाई, कौन बताएगा? लास्ट सेक्स लिमिटेड जीन्स, सेक्स लिमिटेड जीन्स एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, राइट? यस आज सर। हम लोग पढ़ेंगे। म्यूट करो भाई, कौन किसकी आवाज आ रही है? बैकग्राउंड में आवाज आ रही है किसी की। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। जैसा कि वर्ड तुम लोगों को दिख रहा है, टॉपिक है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का तो मतलब समझते होंगे सब लोग। इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी भी कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, ट्रांसफर होना किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स का फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू पेरेंट्स के द्वारा किसी भी कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है। अगर हम यहाँ से एक्स्ट्रा वर्ड हटा लें तो जो टॉपिक बच रहा है वो है क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। और क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का क्या मतलब हुआ कि ऐसी इनहेरिटेंस जिसमें क्रोमोसोम जाए, मतलब हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कैरी करता है कौन? क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, यानी कि इंफॉर्मेशन तो जानी है लेकिन वो क्रोमोसोम के थ्रू नहीं जानी है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि क्रोमोसोम्स के थ्रू ना जाकर किसी दूसरे माध्यम से, किसी दूसरे मीडियम से जाते हैं, उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। मतलब क्या हुआ? इसका एक और वर्ड भी होता है, इसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस बोल दें, या हम इसको बोल दें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, या हम इसको बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तीन नाम हो गए इसके भाई, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तुम्हारे सिलेबस में जो लिखा होगा वो लिखा होगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब हुआ कि ऐसा इनहेरिटेंस जो साइटोप्लाज्म के थ्रू हो, न्यूक्लियस के थ्रू ना हो। नॉर्मली इनहेरिटेंस होता है न्यूक्लियस के थ्रू। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस आल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तीन नाम ले लिया हमने, या तो हम इसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं या नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि ऐसी इनहेरिटेंस जो मेंडल को फॉलो ना कर रही हो, यानी कि जिसमें जीन्स ना हो, क्रोमोसोमल जीन्स ना हो, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हो गई या साइटोप्लाज्मिक हो गई। ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है द डीएनए प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड नॉट ऑन क्रोमोसोम्स व्हिच follows the non-Mendelian pattern of inheritance is known as extra chromosomal inheritance। समझने की कोशिश करेंगे। द डीएनए प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड नॉट ऑन क्रोमोसोम्स। डीएनए होना तो चाहिए, क्रोमोसोम पर नहीं हो। कहाँ हो? साइटोप्लाज्म में। नॉर्मली डीएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। और जो क्या फॉलो कर रहा है? नॉन मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यानी कि मेंडल की जो जेनेटिक्स थी या जो मेंडल का इनहेरिटेंस के जो लॉ थे उनको फॉलो नहीं करता है ये डीएनए, जो मौजूद है कहाँ? साइटोप्लाज्म में। तो ऐसी इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। एक डेफिनेशन होगी। अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन की बात करें सेकंड
वर्ड्स में या अनदर वर्ड्स में बात करें तो लिखा हुआ है अ नॉन मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस गवर्न्ड बाय द डीएनए। बात वही है, बस केवल इसको थोड़ा सा फेरबदल कर दिया है, शब्दों में घुमा दिया है। कह रहे हैं कि नॉन मेंडेलियन पैटर्न हो किसका, इनहेरिटेंस का, गवर्न हो रहा हो किस द्वारा, डीएनए के द्वारा, और वो डीएनए होना कहाँ चाहिए, साइटोप्लाज्म में। बात वही आ गई घूम फिर के। ऊपर दूसरे शब्दों में लिखा गया था, नीचे दूसरे शब्दों में लिख दिया गया। कुल मिला के बात वही है कि डीएनए कहाँ होना चाहिए, साइटोप्लाज्म में, इनहेरिटेंस हो उसकी नॉन मेंडेलियन। ऐसे इनहेरिटेंस को बोलेंगे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। अब इतनी बात में किसको कोई अगर कंफ्यूजन हो, ठीक, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है, हेडिंग पड़ा हुआ है क्राइटेरिया फॉर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिन पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है। तो पहला क्राइटेरिया, द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फॉलोज अ नॉन मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो कौन बोल रहा है भाई? यस सर, स्लाइड चेंज नहीं हुई। स्लाइड हमारे पास चेंज हो गई है, थोड़ा सा वेट करो, देखो चेंज हो रही होगी तुम्हारे यहाँ पे भी। बाकी किसी को भी सेम स्लाइड दिख रही है भाई? जी सर। चेंज हुई। चेंज नहीं हुई? अब हो गई हो सर। गई सर। हो गई है? हाँ, थोड़ा सा वेट करा करो ना। एक्चुअल में होता क्या है कि नेटवर्क में थोड़ा सा समय लगता है चेंज होने में। चेंज हो गई है? यस हो सर। गई सर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे क्राइटेरिया की। तो पहला क्राइटेरिया क्या है इसका? पहला क्राइटेरिया है द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फॉलोज अ नॉन मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। पहला क्राइटेरिया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का क्या होना चाहिए कि डीएनए जो है, कौन सा डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ऐसा डीएनए जो कहाँ मौजूद हो, क्रोमोसोम पर जिसकी मौजूदगी ना हो। वो मौजूद होना चाहिए कहाँ पर, न्यूक्लियस के बाहर। अब न्यूक्लियस के बाहर का मतलब साइटोप्लाज्म में मौजूद होना चाहिए। साथ ही साथ क्या करना चाहिए उसे, वो करेगा क्या, वो पैटर्न फॉलो करेगा, कौन सा, नॉन मेंडेलियन, यानी कि मेंडल के पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। ठीक, तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया। इस टाइप की इनहेरिटेंस को हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कह सकते हैं, कहेंगे उसे। ठीक है भाई, ये पहला क्राइटेरिया था। अब सेकंड क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, देयर ओन मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए उसकी एक अपनी मशीनरी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, देखिए लिखा हुआ है, एज दीज सब जीनोम्स हैज देयर ओन मशीनरी फॉर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, रेप्लिकेशन होता है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है। It synthesize their own DNA and makes their own protein। कह रहे हैं इसमें जो जीनोम, इसका जो सब जीनोम है उसकी अपनी एक फैक्ट्री है खुद की। नॉर्मली राइबोसोम बनाता है, ठीक है, प्रोटीन को, और वहां पर हमारे आरएनए और डीएनए काम करते हैं और प्रोटीन बनती है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, कह रहे हैं कि भाई जो साइटोप्लाज्म में जो डीएनए है, ये जो साइटोप्लाज्म का जो जीनोम है मौजूद वहां पर, उसकी अपनी एक खुद की मशीन है जो क्या करती है, अपना खुद का डीएनए बना लेती है। और जब डीएनए बन जाता है तब वो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करने लगता है। तो सेकंड क्राइटेरिया हो गया देयर ओन मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। उनकी अपनी मशीनरी होनी चाहिए, तभी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो पाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है
मैटरनल इनहेरिटेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मैटरनल इनहेरिटेंस यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है उसकी जो परसेंटेज होगी, जो प्रोबेबिलिटी होती, वो मैटरनल ज़्यादा होती है, पैटर्नल कम होती है। यानी कि इसमें जो कैरेक्टर होंगे, जो ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टर, वो मदर से जाते हैं, फादर से नहीं जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई मदर से क्यों जाएंगे, फादर से क्यों नहीं जाएंगे? मदर और फादर दोनों से जाने, कैरेक्टर तो दोनों से जाते हैं। 50% मदर से आया, 50% फादर से आया और जायगोट बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ मैटरनल ज़्यादा कर रही है, यानी कि मैटरनल इनहेरिटेंस हो रहा है। मैटरनल इनहेरिटेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पैटर्नल सेल होती है, पैटर्नल सेल में न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म बहुत कम जगह में होता है। इसकी वजह से साइटोप्लाज्म में जो डीएनए, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक डीएनए बोलते हैं, डीएनए होता कहाँ है साइटोप्लाज्म में? अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं केवल यहाँ पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक डीएनए मौजूद होता है। वैसे डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर डीएनए मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यही डीएनए अगली जनरेशन में जाएगा। तो जो मैटरनल सेल होती है, उस मैटरनल सेल में हो क्या रहा है कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म ज्यादा है और वो कम है, न्यूक्लियस का साइज छोटा है। इसलिए इस टाइप के इनहेरिटेंस को, यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, जो कैरेक्टर्स होंगे वो मैटरनल इनहेरिटेंस को शो करते हैं, यानी कि मदर से जाते हैं, फादर से नहीं जाते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है वो मदर से बच्चों में जाएगा, ना कि फादर से जाएगा, ठीक। अब है क्या इसमें, देखिए लिखा हुआ है द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मैटरनल साइट। बात क्लियर हो रही है कि जो डीएनए है कौन सा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या साइटोप्लाज्मिक डीएनए, ये कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, इनहेरिट कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम द मैटरनल साइट। ये बताया था मैंने अभी कि मैटरनल साइट से, यानी कि मदर की तरफ से क्या होता है, ये इनहेरिट होता है, पैटर्नल साइट से बहुत कम होता है। क्राइटेरिया हुए कि नॉन मेंडेलियन पैटर्न यूज कर पैटर्न को फॉलो करेगा, मैटरनल इनहेरिटेंस होना चाहिए। ये तीन होते हैं किसमें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं हम लोग। अब मैटरनल इफेक्ट कैसे है, इसका एग्जाम्पल हमें पढ़ना होगा कि यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो यही है, मैटरनल इफेक्ट, ये लिखा होगा आपके सिलेबस में, तो हमें पढ़ना है बेसिकली। स्लाइड चेंज हो चुकी है, अभी नहीं है सर। बताओ भाई है? नो सर। हो गई सर। यस सर। ठीक है, हो गई सर। ठीक। दिख रही है स्लाइड क्लियर इन स्नेल? यस सर। ठीक है। तो अब अभी हमने जो बात करी थी कि ज़्यादातर जो करेक्टर हैं वो मैटरनल साइड से जाते हैं,
अब वो मैटरनल इफेक्ट जो है वो उससे हमें एग्जाम्पल करना है। बार बार अपना माइक कौन ऑन करता है भाई? डिस्टर्बेंस हो रहा है क्लास में, माइक मत ऑन करिए। अभिषेक वर्मा कह रहे हैं सर पूरा ब्लैक दिख रहा है, क्या पूरा ब्लैक दिख रहा है भाई? यस सर। यस सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? हो रही है सर। यस सर हो रही है। नो सर। सर हो रही है। कोई कह रहा हो रही है, कोई कह रहा नहीं हो रही है। चलो सर हो ठीक तो है, रही दिव्यांशी है। कह रही है हाँ ठीक है हो रही है। नेटवर्क का जिसको नहीं हो रही होगी उसको उसका नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो हो रहा है ना, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बिजली कड़क रही है, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं आज। खैर, तो मैटरनल इफेक्ट इन स्नेल दिख रहा है, स्लाइड दिख रही है आपको सब तक बिल्कुल क्लियर? तो अभी हमने देखा, हमने क्राइटेरिया पढ़े थे, 3 क्राइटेरिया थे। उन 3 क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या बताया हमने? मैटरनल इफेक्ट्स जो हैं वो, यानी कि कोई भी जो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है किस साइड से हो रहा है, वो मैटरनल साइड से हो रहा है। अब ये मैटरनल इफेक्ट हमको पढ़ने हैं कि आखिर कैसे ये इफेक्ट कैसे जनरेट कैसे हो रहा है, यानी कि मदर से कैसे जाता है, फादर से कैसे नहीं जाता। उसका एग्जाम्पल हमने जो पढ़ना है वो है स्नेल। सबने देखा होगा जिसे हम लोग घोंगा बोलते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने, स्नेल या घोंगा। और इस घोंगा में एक फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द कैरेक्टर ऑफ क्वाइलिंग इन स्नेल इज गवर्न। आ रही थी, नहीं आ रही थी? इससे पहले मेरी वॉइस आ रही थी? आप ही नहीं थे। नो सर कुछ भी नहीं आ रहा था सर। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो किसी ने सुना था? नो सर। तो नहीं सुना था। चलो अभी मैं दोबारा से क्वेश्चन पूछूंगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट में बता रहा था मैं कि स्नेल हैज 2 टाइप्स ऑफ कॉइलिंग फिनोटाइप्स। स्नेल में 2 तरीके की सेल कॉइलिंग के फिनोटाइप्स होते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि फिनोटाइप का क्या मतलब होता है, और ये क्वेश्चन मैंने पूछा था सबसे पहले आकांक्षा त्रिवेदी से। आकांक्षा त्रिवेदी माइक ऑन करो और बताओ कि व्हाट इज द फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? ठीक है, आकांक्षा को आवाज मेरी नहीं आ रही है, इट मीन्स मेरी आवाज अब आ रही है सबको? रजनीश? यस सर आ रही है। आ रही है, ठीक है। अच्छा चलो, यानी कि शी इज एब्सेंट, आकांक्षा त्रिवेदी एब्सेंट है यहाँ पर। अच्छा, इकरा खान कह रही है सर वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस तो आ रही है। और हाँ, वॉइस तो आ रही होगी लेकिन वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, इसलिए इसलिए नहीं आ रही होगी। दिव्यांशी सक्सेना बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर, फिनोटाइप का क्या मतलब होता है? अच्छा सर जो फिनोटाइप चलो जो लक्षण दिखाई देते हैं सर वो फिनोटाइप कहलाते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं वो जीनोटाइप होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड। माइक म्यूट करो। दिव्यांशी ने बताया कि फिनोटाइप का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी करेक्टर जो हमें अपनी आईज से दिखाई पड़े। ठीक है, जैसे हमने कहा कि रंग तो गोरा है कि काला है, लाल है या नीला है,
पौधा लंबा है कि छोटा है, ठीक है, आईज हमारी ब्राउन है कि ब्लैक है, हेयर हमारे ब्लैक हैं या वाइट हैं। तो ये सब वो करेक्टर हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख लेते हैं, और जिस करेक्टर को हम देख लेते हैं वो फिनोटाइप कहलाता है, ठीक है। और उस फिनोटाइप यानी कि उस करेक्टर को जो जीन गवर्न करेगा वो उसका जीनोटाइप होगा, सिंपल इज दैट। तो कह रहे हैं कि दो तरीके की सेल कॉइलिंग के फिनोटाइप्स होंगे स्नेल में, ठीक। अब कौन कौन से दो होंगे, देखिए लिखा हुआ है, वन इज डेक्स्ट्रल दैट कॉइल फॉर द राइट साइड। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान समझना है इस बात को। स्लाइड चेंज कर रहा हूं मैं। वन इज डेक्स्ट्रल दैट कॉइल फॉर द राइट साइड, जो राइट साइड में कॉइलिंग करेगा ऐसा फिनोटाइप कहलाता है डेक्स्ट्रल, राइट। दूसरा कहलाता है सिंस्ट्रल। सिंस्ट्रल क्या करेगा, जो लेफ्ट साइड में कॉइलिंग करेगा। यानी कि एक बार जो कॉइलिंग राइट साइड में हो रही है, अगर राइट साइड में कॉइलिंग हो रही है तो डेक्स्ट्रल बोलेंगे, और अगर लेफ्ट साइड में कॉइलिंग हो रही है तो उसे हम सिंस्ट्रल बोलेंगे। और कॉइलिंग कहाँ होती है, कॉइलिंग होती है जो खोल है, जो शेल है घोंगे की, स्नेल की, उस शेल के अंदर कॉइलिंग होती है, राइट। तो दो तरीके की कॉइलिंग हो गई, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। लेफ्ट साइड में सिंस्ट्रल और राइट साइड में डेक्स्ट्रल। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ देखिए, लिखा हुआ है हियर द मदर जीनोटाइप, हियर द मदर जीनोटाइप नॉट अ फिनोटाइप है। क्या हुआ भाई, नेक्स्ट स्लाइड शो नहीं हो रही है सर, अब हो रही है। शो हो रहा है, थोड़ा सा वेट करा करो, नेटवर्क में जब स्लाइड चेंज होती है थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं ऑनलाइन टीचिंग में, हैव पेशेंस। तो ये बात क्लियर हो गई कि एक डेक्स्ट्रल हो गया जो राइट साइड में कॉइल करेगा, एक सिंस्ट्रल हो गया जो लेफ्ट साइड में कॉइल करेगा। फिर कह रहे हैं कि मदर में जीनोटाइप नॉट अ फिनोटाइप, बात ध्यान से सुनना है कि जीनोटाइप इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉइलिंग स्टाइल। ये जो कॉइलिंग की स्टाइल है यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड, इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जीनोटाइप। और जीन कौन सा होगा, जो डीएनए मौजूद होगा। डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियस के बाहर मौजूद है, ठीक है। अब हमने मान लिया है, एज्यूम दैट डी प्लस जीनोटाइप, हमने कहा कि डी प्लस टाइप का जीनोटाइप है, वो क्या कर रहा है, वो राइट साइड में यानी कि ये डेक्स्ट्रल, ठीक है, डेक्स्ट्रल कॉइलिंग कर रहा है। और जो डी है वो सेंस्ट्रल है यानी कि क्या कर रहा है, वो लेफ्ट साइड में कॉइलिंग कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इनका रेसिप्रोकल क्रॉस कराएंगे, किसका, दोनों टाइप के जीनोटाइप का, डी प्लस का और डी का, यानी कि डेक्स्ट्रल टाइप का और एक सेंस्ट्रल टाइप का। देखते हैं कैसे होता है भाई। उससे पहले ये देख लो, हमने रेसिप्रोकल क्रॉस कराया किसका, डेक्स्ट्रल जो है
और सिंस्ट्रल। डेक्स्ट्रल को हमने क्या मान लिया था, डी प्लस मेल बना और सिंपल डी को हमने फीमेल माना, ठीक है। अब इससे जो बना F1 बनी, F1 में क्या बनेगा, डी प्लस डी भाई, एक डी प्लस इधर से आ गया, मेल से आ गया, और एक फीमेल से डी आ गया, तो ये दोनों क्या बन गए, दोनों सिंस्ट्रल बन गए, ठीक। सिंस्ट्रल क्यों बने, क्योंकि जो ये डी है ये फीमेल से आया, और अभी बात हुई थी कि मैटरनल साइड से आता है, पैटर्नल साइड से नहीं आता है, यानी कि जो जीन यहां से आ रहा है डी प्लस, वो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं करेगा, उसका कोई रोल नहीं है, नथिंग। कॉइलिंग का रोल कहाँ पे है, इस डी पर है, तो ये डी दोनों में आ गया, जब दोनों में आ गया तो दोनों में कॉइलिंग, अब जो स्मॉल डी जो सॉरी जो डी है वो केवल वो कर रहा है राइट, वो लेफ्ट साइड में कॉइलिंग कर रहा है, जब लेफ्ट साइड में कॉइलिंग कर रहा है तो हमने उनको बोला कि ये सिंस्ट्रल हो गए। अब इन दोनों का आपस में इंटरब्रीड कराया, यानी कि दोनों सिंस्ट्रल यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस करा दिया आपस में इनका। तो जब आपस में क्रॉस कराया तो देखिए अब F2 जनरेशन में क्या बना, एक डेक्स्ट्रल डी प्लस, एक डेक्स्ट्रल, देखिए कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, एक के डेक्स्ट्रल, यानी कि सारे के सारे कैसे हो गए, अब डेक्स्ट्रल हो गए। सिंस्ट्रल कब होते, जब फिनोटाइप क्या होता है, डी और डी, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बात समझेंगे आप। लिखा हुआ है कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन शोज दैट स्पिंडल फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सेकंड मेटाफेज डिवीजन डिसाइडेड द डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग। मतलब ये हुआ कि जब मेटाफेज होती है, सेकंड मेटा, उस दौरान ये डिसाइड हो जाता है, जो स्पिंडल फाइबर बनेंगे वो ये डिसाइड कर देते हैं कि जो कॉइलिंग का डायरेक्शन है वो किधर होगा, राइट साइड में कॉइलिंग होगी या लेफ्ट साइड में होगी। अब उससे हुआ क्या, देखिए द स्पिंडल्स ऑफ द डेक्स्ट्रल स्नेल आर टिप्ड टू द राइट एंड वाइस वर्सा फॉर सिंस्ट्रल। डेक्स्ट्रल स्नेल के जो स्पिंडल थे वो कहाँ पहुंच गए, वो राइट साइड में टिप पर पहुंच गए, ठीक है। और सिंस्ट्रल के कहाँ पहुंच जाएंगे, लेफ्ट साइड की टिप पर पहुंच जाएंगे, वाइस वर्सा। कहाँ पहुंचे, राइट साइड में, और सिंस्ट्रल में कहाँ पहुंचेंगे, लेफ्ट साइड में। से होगा क्या, देखिए लिखा हुआ है इंटरेस्टिंगली स्पिंडल अरेंजमेंट इन मेटाफेज इज कंट्रोल्ड बाय मैटरनल जीन्स। जो इन स्पिंडल का जो अरेंजमेंट हो रहा है कि राइट साइड में अरेंजमेंट हो रहा है कि लेफ्ट साइड में अरेंजमेंट होगा, ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है, मैटरनल जीन। वो जीन जो कहाँ से आया है, मदर से आया है, फादर से आया हुआ जीन इस बात को कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, सो द एक्चुअल फिनोटाइप, मतलब टाइप ऑफ कॉइलिंग इन स्नेल इज गवर्न्ड बाय द मैटरनल जीन। तो ये कंफर्म हो गया कि स्नेल में जो कॉइलिंग हो रही है वो कौन गवर्न करता है, वो मैटरनल जीन गवर्न करता है। इस वजह से इसे हमने मैटरनल इफेक्ट बोला। और लिखा हुआ है एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फिनोटाइप ऑफ एनी पेरेंट्स। ये किसी भी पेरेंट्स के फिनोटाइप पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्न हो रहा है बाय द मैटरनल जीन विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इंटरेस्टिंगली इन अनदर सिनेरियो द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ट्रांसफर्ड प्ले अ रोल इन डिसाइडिंग द फिनोटाइप। ये बात मैंने तो बताई थी अभी शुरू में कि साइटोप्लाज्म का अमाउंट डिसाइड करता है फिनोटाइप के ट्रांसफर में, अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने भी बताया था तुम्हें स्टार्टिंग में कि अगर साइटोप्लाज्म ज़्यादा है, ठीक है, तब मैटरनल इफेक्ट होगा, क्योंकि वहीं से क्रोमोसोम को जाना है। और अगर साइटोप्लाज्म कम है, न्यूक्लियस ज़्यादा है, तो नेचुरल सी बात है कि साइटोप्लाज्म का डीएनए जाएगा, बहुत कम मात्रा में जाएगा, और वो इनहेरिटेंस बहुत कम होगी,
तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में रोल किसका है? मेन साइटोप्लाज्म का। ठीक है भाई, तो ये हुआ तुम्हारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कल कुछ लोगों ने ये कहा था, कल मैं भूल गया था रिकॉर्ड करना, आज क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है और कई हिस्सों में हुई है, तो वो सारे हिस्से मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, जहाँ से तुम लोग इसको देख सकते हो। ठीक है भाई, तो टॉपिक कंप्लीट हुआ तुम्हारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब कितने टॉपिक बचे हैं तुम्हारे सिलेबस में इस यूनिट में? इसके बाद आएगा, बताओ भाई, कोई बताओ इसके बाद क्या टॉपिक है? बताओ भाई। कौन बताएगा? सर पता नहीं है। अरे सिलेबस नहीं रखते हो सामने? जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट, ये तो पढ़ाई दिया भाई काव्या। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ये तो बताया मैंने अभी, मैटरनल इफेक्ट, ये दोनों एक ही बात। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इफेक्ट, अभी जो हमने बताया तुम्हें स्नेल में, वो यही तो बताया था भाई अभी। यस सर। फिर ये तो बता चुके हैं अभी काव्या। अब आगे का बताओ, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सिलेबस नहीं रखते हो तुम लोग हैं? सर अभी बुक ही नहीं यूनिट है हमारे नंबर, पास। अरे बुक तो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिलेबस तो होगा तुम लोगों के पास। जी बुक सर। खरीद लो, बुक वो ले लो, देखो PS वर्मा की ले लो एक, साइटोजेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स बाय PS वर्मा, अच्छी किताब है, उसमें मिल जाएगा तुम्हें। सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे, कुछ टॉपिक जो एडवांस है वो नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एंड एंटिसिपेशन। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है, कभी तुमने सुना ही नहीं होगा इसके बारे में, वरना पढ़ा होगा। हालांकि शायद साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी मुश्किल से ही पढ़ी होगी। तो यूनिट नंबर 6 में केवल 2 टॉपिक बचे हैं, एक जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है और दूसरा है एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन जीन एक्सप्रेशन। यूनिट 6 भी कंप्लीट हो जाएगी हम लोगों की। हाँ, अब लिखा भाई काव्या ने कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एंड एंटिसिपेशन, ये हम लोग कल पढ़ेंगे सेम टाइम पे, और अगर टाइम चेंज करना होगा तो मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, अब बताओ एनी क्वेरी, किसी की कोई क्वेरी हो तो? ओके, ठीक है। क्लास को अब मैं एंड कर रहा हूँ।